हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों 2 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था, उसका कुछ टेक्निकल रीज़न था और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम था, इसलिए नहीं मिल पा रहा था। तो इसके लिए आपको पहले तो सॉरी बोलना चाहते हैं। और हम लोग जितना भी वीडियो अब तक बनाए हुए हैं उसके आगे UEE का जो 17वां लेक्चर है उसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपको मेटल आर्क वेल्डिंग पढ़ाया गया है। मेटल आर्क वेल्डिंग के आगे जो है कार्बन आर्क वेल्डिंग है। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग में कुछ पॉइंट हैं जिनको कि हम लोग अगर पॉइंट वाइज अगर पढ़ते हैं तो बहुत ही लाभप्रद होते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, कार्बन आर्क वेल्डिंग में केवल DC सप्लाई का उपयोग होता है। जो कार्बन आर्क वेल्डिंग है उसमें केवल और केवल DC सप्लाई का उपयोग होता है। इसमें कार्बन और ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड को सप्लाई के निगेटिव टर्मिनल से तथा वेल्ड की जाने वाली धातु को पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं। मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रोड की बात करें तो वो कार्बन या ग्रेफाइट का होगा। कार्बन या ग्रेफाइट का जो इलेक्ट्रोड होगा उसको हम सदैव निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। चूँकि DC सोर्स है तो वहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल दोनों सेपरेट होंगे। तो ये बातें हमको ध्यान में रखनी होंगी कि जो टर्मिनल होगा, जो इलेक्ट्रोड होगा, उसका निगेटिव सिरा इलेक्ट्रोड से होगा और जिस पर हमको वेल्डिंग करना होगा उसको हम लोग पॉजिटिव सिरा से कनेक्ट करेंगे। आजकल ज़्यादातर आर्क वेल्डिंग ही होता है, कार्बन आर्क वेल्डिंग ज़्यादातर ही उपयोग में आया जाता है, तो आप लोग इसको देख भी सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, आर्क वेल्डिंग से उत्पन्न ताप द्वारा, भाई आर्क है तो आर्क से कितना टेम्परेचर उत्पन्न होता है? करीब 3000 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उत्पन्न होता है। तो वही कहा गया है कि आर्क से उत्पन्न ताप द्वारा धातु के सिरे पिघल जाते हैं। जो धातु के दोनों ज्वाइंट होते हैं वो पिघल जाते हैं तथा एक फिलर इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किया जाता है। फिलर इलेक्ट्रोड का मतलब ये है कि जिस धातु का हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसी धातु का एक इलेक्ट्रोड हम लेंगे और उस इलेक्ट्रोड को गर्म करके वेल्ड किए जाने वाले स्थान पर पिघला के भर देंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि आर्क से उत्पन्न ताप द्वारा धातु के सिरे पिघल जाते हैं तथा एक फिलर इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किया जाता है जो पिघल कर जोड़ों के बीच में भरता है। मतलब दोनों, जब आर्क उत्पन्न होगा तो दोनों सिरे क्या होंगे? पिघल जाएंगे, थोड़ा गर्म हो जाएंगे, जिससे कि उनका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा और वो दोनों पिघल जाएंगे। पिघलने के बाद उन दोनों सिरों के बीच में एक उसी धातु का बना हुआ फिलर रॉड डाल देंगे, जिससे वो दोनों सिरे, वेल्ड की जाने वाली वस्तु जॉब के दोनों सिरे आपस में वेल्ड हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे ठंडे होकर जुड़ जाते हैं। चौथा पॉइंट है, फिलर रॉड जोड़े जाने वाली धातु के समान धातु की होती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। 5वां पॉइंट, इसमें अलॉय जो कि लोहा न हो, आयरन न हो, जैसे एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील आदि धातुओं के वेल्डिंग में गालक का प्रयोग नहीं किया जाता है तथा लौह धातु के वेल्डिंग में गालक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कार्बन आर्क वेल्डिंग के द्वारा नॉन फर्नेस मतलब अलौह और लौह, आयरन और नॉन आयरन दोनों ही मेटल का वेल्डिंग किया जाता है। लेकिन अगर नॉन फेरस मटेरियल है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, स्टील है, तो उसमें हम लोग गालक का प्रयोग नहीं करेंगे। गालक का आप अगर जनरली तौर पे देखेंगे तो आप सोल्डरिंग करते होंगे। सोल्डरिंग करने के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि एक पेस्ट होता है जिससे कि अच्छे से अच्छा वेल्डिंग हो जाता है। तो उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तथा अगर आयरन की बात की जाए, यानी कि लौह धातु की बात की जाए, तो उसमें गालक का प्रयोग किया जाता है। छठा पॉइंट है, यह विधि ताम्र तथा उसकी मिश्र धातुओं के वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब कि अगर तांबा हो और तांबे का कोई मिश्र धातु हो तो उसका उपयोग किया जाएगा, इस वेल्डिंग के द्वारा उसका वेल्डिंग कर लिया जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल सा फिगर बनाया गया है जिसमें कि एक जॉब है और उस जॉब को पॉजिटिव सिरे से और एक कार्बन का इलेक्ट्रोड है, कार्बन के इलेक्ट्रोड को, ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है, इस कार्बन के इलेक्ट्रोड को निगेटिव सिरे से जोड़ा गया है। अब यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि ये जो कार्बन का निगेटिव सिरा है, कार्बन इलेक्ट्रोड का निगेटिव सिरा है, वह कितना गर्म होगा, ये कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है। तो जो निगेटिव सिरा है, इलेक्ट्रोड है जो, वो 3200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म होता है, और जो जॉब है, जो पॉजिटिव सिरा से कनेक्ट है, वह करीब 3900 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म होता है। इसमें अगर फिलर रोड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको फिलर रोड दिखाया गया है कि फिलर रोड जो है, फिलर रोड इस प्रकार से आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर ये फिलर रोड है, और इस फिलर रोड को जब हम इलेक्ट्रोड के माध्यम से जॉब और इलेक्ट्रोड दोनों ही जब गर्म हो जाते हैं तो इस फिलर रोड को यहाँ पर लाया जाता है, जिससे कि वो धीरे धीरे इस गैप को, ये जो हमको वेल्डिंग करना है, मतलब कि अगर इसको हमको, इस एरिया को हमको बराबर करना है तो इसको हम फिल करते हैं इस फिलर रोड का। ये फिलर रोड किस धातु का बना होता है, ये जिस धातु का जॉब होगा उसी धातु का ये फिलर रोड बना होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने में अब आपको इसमें वर्किंग वगैरह लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको वर्किंग में कहा जाए कि जब कार्बन के इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव टर्मिनल ऑब्लिक जॉब, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्बन इलेक्ट्रोड और जॉब को जब सप्लाई दिया जाता है, डीसी सप्लाई दिया जाता है, जिसमें से कि कार्बन का इलेक्ट्रोड निगेटिव सिरे से कनेक्ट होता है और जॉब जिसका वेल्ड करना है वो पॉजिटिव सिरा से कनेक्ट होता है, तो दोनों के बीच में एक आर्क उत्पन्न हो जाता है, दोनों के बीच में एक आर्क उत्पन्न हो जाता है। चूँकि आर्क का तापमान बहुत हाई होता है, करीब 3000 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे जॉब धीरे धीरे पिघलने लगता है, जिससे जॉब धीरे धीरे पिघलने लगता है। और इस जॉब के पिघलने के उपरांत तुरंत ही इसमें फिलर रोड का उपयोग किया जाता है, जो इस तापमान से ही पिघलने लगता है और पिघलकर धीरे धीरे इस एरिया को, वेल्ड करने वाली एरिया को क्या कर लेता है, कवर करता है और उसको पूरा करने का कार्य करता है। ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है उसको निगेटिव सिरे से कनेक्ट करते हैं, जो कि लगभग 3200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म होता है। अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब लगभग 3900 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म होता है। वेल्ड किए जाने वाले पदार्थ पर मेटल डिपॉजिट होता है, मतलब मेटल जमा हो जाता है, मेटल जमा होकर इस एरिया को पूरा कवर कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हम क्या पढ़े, कार्बन आर्क वेल्डिंग। अब हम पढ़ेंगे हीलियम और आर्गन आर्क वेल्डिंग। इसको हम अक्रिय आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं, अक्रिय आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या है, अब इसमें अगर देखें तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है, इस विधि में आर्क उत्पन्न करने के लिए टंगस्टन का इलेक्ट्रोड एक नोजल में रखा जाता है, एक नोजल में रखा जाता है, जिसमें से हीलियम या आर्गन गैस प्रवाहित होती है। मतलब कि जो एक इलेक्ट्रोड होगा, उस इलेक्ट्रोड को जो कि टंगस्टन का होगा उसको एक नोजल में रखेंगे। नोजल में अक्रिय गैस, वो हीलियम भी हो सकता है या आर्गन भी हो सकता है, उसमें से प्रवाहित होगा। दूसरा पॉइंट है, हीलियम और आर्गन गैस आर्क को कवच प्रदान करते हैं, मतलब उसको वायुमंडल से अलग रखने का कार्य करते हैं। जो हीलियम और आर्गन गैस है वह जो आर्क उत्पन्न हुआ है उसको कवर करने का कार्य करते हैं, कवच प्रदान करते हैं, शील्डिंग प्रदान करते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर के गैस का प्रभाव आर्क पर नहीं पड़ता है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें हैं, वह अगर यहाँ पर आती है तो उसमें क्या होता है, वेल्डिंग कमज़ोर हो जाता है, उसमें बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि हीलियम और आर्गन जो है वह आर्क को कवच प्रदान करता है, शील्डिंग प्रदान करता है, जिससे कि बाहरी वातावरण का गैस इस पर ना आ जाए। ठीक है।
उसके बाद तीसरा पॉइंट है, इस विधि में फिलर इलेक्ट्रोड कंटिन्यू वायर होता है। फिलर इलेक्ट्रोड कितना होता है? कंटिन्यू वायर होता है, मतलब वेल्डिंग होता जाएगा और वायर सतत ही आता जाएगा। उसको हम यांत्रिक विधि से ऐसा व्यवस्था करते हैं जैसे कि धीरे धीरे होता जाएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा, गैस वेल्डिंग आप लोगों ने देखा होगा, तो गैस वेल्डिंग यही है, यही एक तरीके का गैस वेल्डिंग है। आप कहीं भी गाड़ी वगैरह जहाँ पे बनता है, जहाँ पे कार बनता है, वहाँ पे आप लोगों ने गैस वेल्डिंग देखा होगा, तो गैस वेल्डिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस विधि में फिलर इलेक्ट्रोड कंटिन्यू वायर होते हैं, मतलब कि फिलर इलेक्ट्रोड एक कंटिन्यू सतत वायर की सहायता से धीरे धीरे फिल किए जाते हैं। चौथा पॉइंट है, यह विधि एल्यूमिनियम, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट, यह विधि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, स्टेनलेस स्टील आदि के वेल्डिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं, आदि के वेल्डिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब हमको आप बताएंगे कि कार्बन आर्क वेल्डिंग के द्वारा किस धातु का वेल्डिंग किया जाता है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैसेज करेंगे। ठीक है, अब इसमें पाँचवें पॉइंट की बात करें तो इसमें AC DC दोनों सप्लाई प्रयोग की जाती है। जो हमारा आर्गन या अक्रिय आर्क वेल्डिंग है, इस विधि में AC और DC दोनों ही सप्लाई का प्रयोग की जाती है। इसके एडवांटेज क्या हैं, मतलब लाभ क्या हैं? इसमें गालक का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब जो फ्लक्स यानी कि गालक है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। जैसा कार्बन इलेक्ट्रोड में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बिंदु बिंदु हो जाता है ना, यहाँ पे ऐसा उबड़ खाबड़ हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, स्मूथ होता है, इसमें कोई भी बबल्स वगैरह नहीं रहते हैं धातु के। ठीक है, तो यहाँ पर वही फिगर में दिखाया गया है कि किस प्रकार से हम लोग आर्क वेल्डिंग को देखते हैं, किस प्रकार से आर्क वेल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नोजल है। इस नोजल में टंगस्टन का क्या रखा गया है? टंगस्टन का इलेक्ट्रोड रखा गया है, और इस नोजल के दोनों सिरों में गैस प्रवाहित होने के लिए कुछ सिराएं होती हैं, कुछ नलिकाएं होती हैं, जिससे कि गैस फ्लो होता रहता है। उसके बाद ये पूरा संरचना हमारा नोजल का ही कार्य करता है। पूरा संरचना किसका कार्य करता है? नोजल का ही कार्य करता है। ये हमारा जॉब होता है जिसका वेल्डिंग करना होता है। ये आर्क है, ये गैस है, ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, ये नोजल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। अगर इसके वर्किंग की बात की जाए तो अगर इसमें वर्किंग की बात की जाए तो इसमें DC और AC दोनों ही सप्लाई का हम प्रयोग करते हैं। तो एक हम जॉब को सप्लाई देंगे, एक हम किसको देंगे? जॉब को देंगे, और दूसरा किसको देंगे? इस इलेक्ट्रोड को हम सप्लाई देंगे। तो जॉब हमारा कैसा रहेगा? जॉब हमारा पॉजिटिव सिरा रहेगा अगर DC हम देते हैं तो, और इलेक्ट्रोड क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। तो जब इन दोनों को सप्लाई दिया जाता है AC या DC, तो जॉब और इलेक्ट्रोड, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क उत्पन्न होता है। आर्क उत्पन्न होने से ये जो जॉब है ये गर्म हो जाता है। जॉब क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और गर्म होने के साथ इस आर्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ से गैस फ्लो होता है, यहाँ से गैस फ्लो होता है। और गैस फ्लो होने से वायुमंडल का जो गैस है, वायुमंडल का गैस इधर नहीं आ पाता है, और वायुमंडल का गैस जब नहीं आ पाएगा तो इसमें बाहरी जो गैसेज हैं जो कि वेल्डिंग को प्रभावित कर सकते हैं, वो गैसें इसको प्रभावित नहीं करेंगी, और यह विकार विहीन हमको वेल्डिंग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो आगे हम देखते हैं कौन सा वेल्डिंग? आगे हम देखते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। ये देखिए, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, और जितना ही इसमें आपको बताया गया है बस इतना ही आपको अगर एग्ज़ाम में आता है तो लिखने की आवश्यकता है, और अन्यथा आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग में क्या होता है? इस विधि में टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं।
आर्गन आर्क वेल्डिंग में एक इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता था और इसमें जो है 2 इलेक्ट्रोड के प्रयोग किए जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड, दूसरा पॉइंट, दोनों ही इलेक्ट्रोड समान रूप से खर्च हो सके इसलिए यहाँ पे AC का प्रयोग किया जाता है। देखिए अक्री गैस वेल्डिंग में आपको, अक्री गैस आर्क वेल्डिंग में आपको AC और DC दोनों का उपयोग किया जाता था। कार्बन आर्क वेल्डिंग में अगर देखा जाए तो वहाँ पर DC का ही इस्तेमाल किया जाता था। मेटल आर्क वेल्डिंग में अगर देखा जाता था तो वहाँ पर AC DC दोनों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग में आप देखते हैं तो यहाँ पर मात्र AC का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोड द्वारा उत्पन्न आर्क के ताप से हाइड्रोजन गैस के अणु गर्म होकर परमाणुओं में विखंडित हो जाते हैं, जिससे उच्च तापमान लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड उत्पन्न होता है, जो जॉब को गलाने का कार्य करता है, जॉब को गलाने का कार्य करता है। चौथा पॉइंट है, वेल्ड को भरने के लिए इसमें समान धातु का फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। जो हम वेल्ड कर रहे हैं, वेल्ड के जगह को भरने के लिए समान धातु का क्या उपयोग किया जाता है? फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। इस विधि में H2 गैस कवच का कार्य करता है तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पिघली धातु के साथ संपर्क बनाने में प्रयुक्त होता है। H2 गैस क्या करता है? कवच का कार्य करता है। और जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है वायुमंडल का, वह क्या करता है? धातु के साथ संपर्क बनाने में प्रयुक्त होता है, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी वेल्ड हो सके। ठीक है। इस विधि का उपयोग कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील तथा स्टील के मिश्र धातु के वेल्ड के लिए प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टील का वेल्डिंग किससे किया जाता है? तो आप सिंपल लिखेंगे हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग के माध्यम से स्टील का किया जाता है, वेल्डिंग किया जाता है। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर क्लीन ज्वाइंट प्राप्त होता है, उच्च गलनांक वाली धातु को वेल्ड करना सरल होता है। क्लीन ज्वाइंट प्राप्त होता है मतलब इससे जो है स्मूथ, साफ, स्वच्छ वेल्डिंग प्राप्त होता है। उच्च गलनांक वाली धातु को वेल्ड करना सरल होता है। इस विधि में आर्क 2 इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न होता है, न कि जॉब व इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न होता है। इस विधि में जो आर्क होता है वो दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य में उत्पन्न होता है, न कि जॉब और इलेक्ट्रोड के मध्य में होता है, जैसा कि पिछली विधियों में हमने देखा है। अगर इसके फिगर की बात की जाए तो आप फिगर में देख सकते हैं, कि आप फिगर में इस प्रकार की संरचना यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा एटॉमिक आर्क वेल्डिंग है, तो इसमें आप देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड, टंगस्टन का 2 इलेक्ट्रोड, एक ये और दूसरा ये, इन दोनों के मध्य में हम सप्लाई देते हैं, वो AC सप्लाई होता है। AC सप्लाई हम यहाँ पर देते हैं और एक पाइपलाइन के माध्यम से या एक नोजल के माध्यम से हाइड्रोजन गैस को इसके छोड़ा जाता है, जहाँ पर आर्क उत्पन्न होता है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है कि ये हाइड्रोजन गैस का नोजल है। उसके बाद जॉब जो होता है वो नीचे होता है। जॉब, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जॉब मूवेबल होता है, चलन उसमें कंटिन्यूटी वो मूव करता रहता है। जैसे कि अगर यहाँ पे वेल्डिंग करना है तो इसको धीरे धीरे हम इधर ले आएंगे। इधर ले आने के बाद फिर जैसे जैसे इस पॉइंट के ऊपर जॉब आएगा, यहाँ पर वेल्डिंग होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो हमारा जॉब होता है, उस जॉब को कोई हम सप्लाई नहीं देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हर एक विधि में आप देखेंगे कि जॉब को सप्लाई दिया जाता है, लेकिन एटॉमिक हाइड्रोजन मेथड, आर्क वेल्डिंग मेथड में इसमें जॉब को कोई भी सप्लाई नहीं दिया जाता है। सप्लाई किसको दिया जाता है? सप्लाई इन दोनों इलेक्ट्रोडों को दिया जाता है, और वो सप्लाई कैसा होता है? वो AC सप्लाई होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा हमने गैस उपयुक्त किया, और यहाँ पर एक फिलर रॉड का भी हम इस्तेमाल करते हैं, फिलर रॉड का भी इस्तेमाल करते हैं। जिस मेटल का ये धातु होता है उसी मेटल का यहाँ पर हम फिलर रॉड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम वर्किंग की बात करें, जब दोनों ही इलेक्ट्रोडों में AC सप्लाई दिया जाता है तो AC सप्लाई देने से दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में
आर्क का उत्पन्न हो जाता। आर्क कैसे उत्पन्न होता है ये अगर आप लिखना चाहें तो इस मैटर को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि जब दोनों ही इलेक्ट्रोडों के मध्य में एसी सप्लाई दिया जाता है तो दोनों ही इलेक्ट्रोडों के मध्य में जो वायु होता है उसका भंजन हो जाता है, जिससे वहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है और आर्क का जनरेशन प्रारंभ हो जाता है। आर्क का जनरेशन तभी प्रारंभ होगा जब आयनित अणुओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो जैसे ही आर्क उत्पन्न होता है, आर्क उत्पन्न होने के बाद यहाँ से फिलर रॉड और हाइड्रोजन के फुहार को दिया जाता है और उस फिलर रॉड का कुछ भाग कट करके इस जॉब पर जहाँ पर भी हमको वेल्डिंग करना होता है वहाँ पर इसको हम देते रहते हैं और ये वेल्डिंग होता रहता है, आसानी से होता रहता है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पर जो टेम्परेचर उत्पन्न होता है ये लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। और वोल्टेज की बात की जाए तो वोल्टेज यहाँ पर 100 वोल्टेज, ऑलमोस्ट 70 to 100 वोल्टेज यहाँ पर वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज के लेक्चर में। आज का ये 17वां लेक्चर है और कार्बन आर्क वेल्डिंग और हीलियम ऑर्गन आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, ये सब तीनों, अगर हम रजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करें और आर्क वेल्डिंग की बात करें तो रजिस्टेंस वेल्डिंग में आप लोगों ने 4 वेल्डिंग देखा था, तो आर्क वेल्डिंग में भी आप लोगों ने 4 वेल्डिंग देखा है। तो ये आपका रजिस्टेंस और आर्क वेल्डिंग यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसमें कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कि मिग और टिग, मेटेलिक आयरन वेल्डिंग, और एक होता है टिग, टंगस्टन आयरन वेल्डिंग। तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे और जो भी इसमें पॉइंट छूटे होंगे आज ही, नहीं तो आपको कल तक ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और कल हम इसमें आगे के चैप्टर का भी आपको पूरा वीडियो बना के देंगे। नहीं तो लाइव लेक्चर, एक्चुअली में लाइव लेक्चर इसमें हो नहीं पा रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सप्लाई का प्रॉब्लम है, बिजली भी समय से नहीं आ रही है, तो इसलिए मोबाइल वगैरह जानते ही हैं, अभी मोबाइल से ही सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हो नहीं पा रही हैं। तो हम ज़्यादातर चाहते हैं कि आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के माध्यम से ज़्यादा बातों को दिया जा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे अभी आपको नेक्स्ट वीडियो इसी में मिल जाएगा जिससे कि ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।